हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि ब्राह्मण परिवार से रिलेट करता था, मगर फिर भी ये ऊपरी चक्रों में फंस जाता है और इसे ऊपरी चक्रों से निकलने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो आज की इस कहानी को अगर आप थोड़ा समय देंगे तो ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शहरी इलाकों में ही रहने वाली एक फैमिली के साथ। इस फैमिली में जिस लड़के की मैं आपको बात बता रहा था उस लड़के का नाम था अनुज। पूरा नाम था अनुज शर्मा। ये लोग शर्मा थे। ये लोग नाम मात्र के ब्राह्मण थे। ये लोग वो वाले ब्राह्मण नहीं थे जो कि जगह जगह जाकर पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उसमें के ब्राह्मण नहीं थे। ये लोग केवल नाम मात्र के ब्राह्मण थे और इनका अपना बिजनेस था, ना कि ये पूजा पाठ वगैरह करते थे। अनुज की फैमिली में केवल इसके मम्मी पापा थे, अनुज का कोई भाई नहीं था। तो होता यूं ही है, एक दिन रात के टाइम के आसपास का समय होता है। अनुज जो है ये किसी फर्म में नॉर्मल जॉब करता था। इसके पापा का तो बिजनेस था, लेकिन अनुज जॉब करता था। तो एक दिन रात के टाइम में ही ये अपने घर में लौट रहा होता है। घर में इनके जो अनुज के फादर थे और उसकी मम्मी अनुज की दोनों बैठे हुए होते हैं। ये जब घर में आता है तो घर में आने के बाद ये तुरंत खाना मांगता है अनुज। अब अनुज की मम्मी को लगता है कि शायद दिन भर का भूखा है, बाजार में कुछ खाया नहीं होगा, तो मैं खाना खिला दे रही हूँ। अब ये आते ही तुरंत खाना मांगता है। अनुज की मम्मी इसे खाना भी खिला देती है, लेकिन वो खाने में अनुज के एक चीज़ को नोटिस करती है अनुज की मम्मी, कि ये ज़्यादा खाना खाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3-4 रोटियां खाता था, ये उस दिन 8-9 रोटियां खा लेता है। थोड़ी ये चीज़ अनुज की मम्मी को अजीब भी लगती है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर इस कारण कर देती हैं कि शायद वो ये सोचती हैं कि अनुज की अब एज हो गई है, बड़ा हो गया है, इसलिए शायद थोड़ी डाइट भी बढ़ गई हो। और एक बात और सोचती हैं वो कि हो सकता है कि दिन भर कुछ खाया ना हो, इसलिए इस समय ज़्यादा भूख लग रही है। ये बात सोच के वो उस समय उस बात को इग्नोर कर देती हैं। खैर, रात को सोने का टाइम आ जाता है। ये सब सो रहे होते हैं। तभी क्या होता है, रात के टाइम में जो अनुज की मम्मी थी, इनकी टॉयलेट के कारण ही किसी वैसे ही आँख खुलती है रात को। तो ये जब टॉयलेट जाती है तो देखती है कि अनुज अपने कमरे के गेट पे बैठा हुआ कोने में किसी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है। अब इन्हें बड़ी अजीब लगती है कि रात को आप माफ़ी किससे मांग रहा है। ये एकदम से जा करके लाइट खोलती हैं। तो लाइट खोलने के बाद जैसे ही अनुज के पास जाती है और अनुज अनुज को जोड़ती हैं, तो एकदम से अनुज ऐसे हिलता है जैसे सो रहा हो, और उठ करके जा करके अपने बिस्तर पर दोबारा सो जाता है अनुज। तो अनुज की मम्मी को लगता है कि शायद नींद में आज शायद ज़्यादा थक गया है, इसलिए नींद में ऐसा कर रहा है। वो इस चीज़ को उस समय इग्नोर कर देती हैं। अगले दिन अपने हस्बैंड से भी जिक्र करती है अनुज की मम्मी, तो वो भी कहते हैं कि शायद थक गया होगा ज़्यादा, इसलिए ऐसा कर रहा है। खैर, ये बात भी उस समय रफा दफा हो जाती है। अब अगले दिन की रात का टाइम आता है। अगले दिन की रात को अनुज की मम्मी की जगह अनुज के जो फादर थे उनकी आँख खुलती है। अब वो उठ कर के देखते हैं कि अनुज जिस कोने में पिछले दिन बैठा हुआ था वहीं बैठा हुआ है, मगर वो कभी रो रहा है तो कभी हंस रहा है और अजीब अजीब सी अपने अंदर से आवाज़ें निकाल रहा है। अब उन्हें थोड़ी अजीब लगती है बात, क्योंकि जो कहीं ना कहीं मान पूजा पाठ वाले पंडित तो नहीं थे ये, लेकिन जानते सब थे कि एक्चुअल में ऊपरी चीज़ें क्या होती हैं, इन्हें पता तो सभी था। तो ये उस समय क्या करते हैं, ये जो अनुज के फादर हैं ये एकदम से अनुज को टोकते नहीं हैं कि कभी कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। ये अपने कमरे में वापस आते हैं और ऐसे आते हैं जैसे शोर मचा रहे हों। शोर मचाते हुए दोबारा अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि अनुज वहाँ पे जहाँ बैठा हुआ था वहाँ नहीं बैठा हुआ है, अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है। अब इस पूरे किस्से को ये उस समय तो किसी से नहीं कहते अनुज के फादर। अगले दिन अपनी वाइफ से जिक्र करते हैं कि आज रात भी अनुज ऐसा ही कर रहा था और कुछ अजीब लग रही हैं मुझे इसकी हरकतें। उस दिन से, जिस दिन से न आकर के खाना खाया है, कुछ अजीब लग रही हैं इसकी हरकतें अनुज की। ये बात का जिक्र अनुज के फादर अपनी वाइफ से करते हैं। तो वाइफ भी कहती है कि हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है अनुज के अंदर। तो क्या होता है, ये दोनों सोचते हैं कि शाम के टाइम में जब अनुज वापस आएगा आज, तो उससे पूछ करके देखेंगे कि कभी किसी चीज़ पे पैर तो नहीं पड़ गया उसका, तो कोई बुरी चीज़ पीछे लग गई हो। दिन के टाइम में होगा, होश में होगा, तो हो सकता है बता दें कि किसी चीज़ पे पैर तो नहीं पड़ गया।
ये दोनों यही प्लान बना देते कि शाम को उससे बात करेंगे। लेकिन इन दोनों का ये प्लान पूछने का अनुज के घर में आते के साथ फेल हो जाता है। असल में क्या होता है, जब अनुज उस दिन अपने घर में लौटता है तो लौटने के बाद सबसे पहले अपने पापा से अनुज कहता है, सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हो, दिन अच्छा गया। ये कहता हुआ अनुज अपने कमरे में चला जाता है। ये चीज़ सुन के बड़ा अजीब लगता है क्या कहते हैं अनुज के पिताजी को, क्योंकि ये तो हिंदू थे और पंडित थे, सलाम वालेकुम तो करते नहीं। ये चीज़ इनके समझ में नहीं आती। तो इन्हें लगता है कोई ऐसी चीज़ है, कोई चीज़ है जो इसके ऊपर आ गई, सवार हो गई है। ये चीज़ इन्हें समझ में आ जाती है कि इस समय ये अनुज तो नहीं बोला है, ये कोई और ही बोला है अनुज के शरीर में। अब ये क्या करते हैं, ये किसी ऐसे ही जो लोकल पंडित जी होते हैं ना, जैसे मोहल्ले के होते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं ये अनुज के फादर। अब ये पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी इन्हें बताते हैं कि भाई तुम्हारे बेटे का पैर पड़ गया है किसी नींबू मिर्ची वगैरह पे, किसी चीज़ पे पैर पड़ गया है जिसमें बहुत सारी बलाएं थी, और तुम्हारे बेटे के जो शरीर में आत्माओं का आने जाने का जो द्वार होता है वो इसी कारण खुल गया है, इसलिए तुम्हारे बेटे के शरीर में कोई ना कोई आके जा रहा है। ये चीज़ पंडित जी बताते हैं अब इन्हें समझ में नहीं आता कि इसका इलाज क्या। तो ये पूछते हैं पंडित जी से अनुज के फादर कि पंडित जी तो बताओ इसका इलाज क्या, करना क्या होगा हमें। तो पंडित जी कहते हैं, बोले बेटा ये तो मेरी बस की बात नहीं है, तुम किसी और से पता करो, मैं तो बस बता सकता था कि तुम पे क्या परेशानी है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। ये बात पंडित जी कहते हैं अनुज के फादर से। अब अनुज के फादर उनसे बात करके घर पे लौट आते हैं। घर पे लौटने के बाद जितनी भी घटना हुई थी पंडित जी के साथ, जो बात हुई थी, वो सारी बात अनुज के फादर अपनी वाइफ को बताते हैं। इनकी वाइफ भी सोचती क्या करा जाए। अब क्या होता है, इधर अनुज अजीब अजीब सी हरकतें करना लगातार जारी रखता है। ये कभी औरतों की तरह, जैसे औरतें बोलती हैं उनकी तरह बोलने लगता, जैसे मैं कर रही हूँ, मैं करती हूँ, इस तरीके से बोलने लगता। तो कभी जैसे मोमडन बोलते हैं सलाम वालेकुम, या उर्दू के शब्द थोड़े बोलने लगता। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि कभी कभी इंग्लिश भी बोलने लगता था, यानी कि जो भाषा ने सीखी ही नहीं अनुज ने, ये वो भी बोलने लगता था। इनके पिताजी से उन पंडित जी ने साफ साफ मना कर दिया था एक चीज़ को कि कभी भी कुछ भी बोले अनुज, उसकी बात को टोकना मत ही, वरना तुम्हारे बेटे पे बहुत भारी पड़ेगा अगर तुमने उसकी अजीब हरकतों को टोक दिया तो उनकी बात मानते हुए अनुज के फादर कुछ कहते नहीं थे अपने बेटे से, और हाँ हूँ में जवाब दे करके बात को ख़त्म करना चाहते थे। अब क्या था, धीरे धीरे करके समय बढ़ रहा था, कोई इलाज नहीं मिल रहा था अनुज की किसी भी इसका ऊपरी चीज़ का। ये रोज़ काम पे तो जाता था अनुज, और अलग ही रूप में वापस आता था। कभी भी अनुज जैसे बात करता था, ऐसे बोलने का तरीका सुने हुए इनके पिताजी को ज़माना हो गया था। ये समझ लीजिए इतने समय तक अजीब अजीब तरीके से अनुज बातें करने लगता था, अलग अलग भाषा में, अलग अलग आवाज़ में, अलग अलग बोली में। और इसके साथ साथ एक अजीब चीज़ और चालू कर दी थी। मैंने आपको बताया था कहानी के शुरू में कि ये लोग ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण मुर्गा बकरा ऐसी कुछ भी नॉनवेज नहीं खाते हैं। लेकिन अनुज अब घर में नॉनवेज लेकर आता था और चुपचाप अपने कमरे में जा कर के खाने लगता, कभी कभी इन लोगों के सामने भी खाने लगता था। और ये खाता भी बहुत अजीब तरीके से था, कटर कटर सी इसके मुंह से आवाज़ आती थी अनुज के। ये बात देखते थे इसके फादर तो उन्हें बहुत दुख होता था, और ऐसा लगता था अनुज के फादर को कि वो बहुत असहाय से हैं और उन्हें कोई इलाज नहीं मिल रहा है इस चीज़ का। क्योंकि वो लड़का जो कि घिन्याता था नॉनवेज के नाम से, घिन खाता था, वो नॉनवेज खूब ला ला के खाने लगता है, और इतना खाता है जितना एक नॉर्मल आदमी की एवरेज भी नहीं होती, इतना ज़्यादा खाता है। इन सारी चीज़ों को भी सब महसूस कर रहे थे अनुज के फादर। ऐसा ही एक किस्सा इनकी मदर के साथ भी हुआ था इस बीच में, जो मैं आपको बताता हूँ। एक दिन रात के टाइम में ही था, तो रात के टाइम में अनुज की जो मम्मी थी, ये पानी पीने के लिए उठती हैं, पानी पीने के लिए या टॉयलेट के लिए तो एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, ये किसी कारणवश रात को उठती हैं। तो ये उठने के बाद देखती हैं कि अनुज के कमरे में से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हों अनुज के कमरे में, और सब आपस में बातें कर रहे हों। अब इन्हें बहुत अजीब लगता है, मतलब आवाज़ें आती है तो ये क्या करती हैं, ये सोचती हैं कि अपने हस्बैंड को उठा करके देखूं क्या बात है।
लेकिन ये उस समय हस्बैंड को उठाती नहीं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि कुछ ऐसा मत करना कि उन्हें शक हो जाए उन चीज़ों को, कि तुम जान गए उनके विषय में या कुछ भी शक हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अपने हस्बैंड को तो उठाती नहीं है, लेकिन एक खिड़की में से झांकती हैं तो देखती हैं कि अनुज के अंदर से ही वो सारी आवाज़ें आ रही थी। यानी कि अनुज अलग अलग बोलियों में ऐसे बोल रहा था जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हो। इस चीज़ों को देखते हुए इतना दर्द था जो अनुज की मम्मी की थी उनके अंदर, वो बहुत दर्द उनके अंदर था, वो बहुत दुखी हो गई थी इन चीज़ों से। वो अपने बेटे को बचा भी नहीं पा रही थी और इतना समय बीत रहा था लगातार, और इन्हें कोई इलाज भी नहीं मिल रहा था इस चीज़ का। खैर कुछ समय बीत जाता है, तभी एक दिन क्या होता है, अनुज की तो इधर चली रही होती है अपनी उल्टी सीधी हरकतें। एक दिन क्या होता है, अनुज के फादर को कोई व्यक्ति मिलता है जो बताता है कि एक पंडित जी हैं जो कि यहाँ ये लोग रहते थे, उसे ये समझ लीजिए 5-6 किलोमीटर दूर ही रहते थे वो इनके घर से। तो वो कहते हैं कि बोले एक पंडित जी हैं जो ये सब काम करते हैं, मगर तुम मेरे साथ चलोगे तो ही वो करेंगे तुम्हारा काम, वरना नहीं करेंगे, मना कर देंगे, तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। तो अनुज के फादर कहते हैं कि भाई चलो लेके चलो, हमें उनसे बात कराओ, जो भी पंडित जी हैं जो भी कहेंगे वो करें, हमें तो बस अपने बेटे को बचाना है और कोई मतलब नहीं है हमें। तो ये क्या करते हैं, अनुज के फादर उस व्यक्ति के साथ उन पंडित जी से बात करने के लिए निकल जाते हैं। अब क्या होता है, ये लोग दोनों मिलकर के उन पंडित जी के पास पहुंचते हैं। उन पंडित जी को वो जो व्यक्ति था वो सारा किस्सा बताता है, इनके साथ जो जो घटित हुआ, अनुज के फादर के साथ या अनुज के साथ जो जो घटित हुआ था, ये सारी बात पंडित जी को बताता है। अब वो पंडित जी अनुज के फादर से कहते हैं कि देखो, पहली बात तो ये सुनो, तुमने सबसे पहली बात ये करी, तुम्हें बहुत देर हो गई है, तुम्हारे बेटे का इलाज स्टार्टिंग में ही हो जाता तो बेहतर था। तुम्हारे बेटे को हो गई है बहुत देर, तुम्हारे बेटे को बचाना है बड़ा मुश्किल। तुम्हें क्या करना पड़ेगा काम, तो पहली बात तो ये समझ लो, तुम उन पंडित जी ने कही कि पहली बात तो भाई साहब ये तुम ये समझ लो, तुम्हारे बेटे का इलाज अब सात्विक तरीके से तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने पूछा कि उसके फादर ने कि भाई सात्विक तरीका मतलब, तो उन्होंने बताया, जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि देखो सात्विक तरीका तो ये होता कि मैं तुम्हें पूजा पाठ बताता हूँ, भगवान जी की पूजा पाठ वगैरह जो होती है ये सब बताता, लेकिन उस चीज़ का समय तो अब निकल गया है। तुम पहले आते तो शायद उससे इलाज हो जाता, अब तुम्हें सात्विक तो नहीं लेकिन तांत्रिक विधि से ठीक करना पड़ेगा अपने बेटे को, तो ही बच सकता है, वरना कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे बेटे को बचाने का। क्योंकि तुम्हारे बेटे के शरीर में एक ऐसा द्वार है जो कि खुल गया है, कोई ऐसी चीज़ पे उसका पैर पड़ा जिससे उसके शरीर में आने जाने वाली आत्माओं का ना द्वार खुल गया है, जिससे अलग अलग तरीके की आत्माएं तुम्हारे बेटे के शरीर में आ रही हैं, बेर बेर आना जाना कर रही हैं, और सब अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रही हैं तुम्हारे बेटे के ज़रिए। और तुमने एक बात भी ध्यान रखी होगी कि तुम्हारा बेटा आजकल तुम्हें कुछ भी नहीं बता रहा होगा अपने विषय में। तो उन्हें क्या कहते हैं, अनुज के फादर ने कहा हाँ वो कुछ भी नहीं बताता, वो बिल्कुल अपने अपने मस्त रहता है, कुछ भी नहीं कहता हमसे। तो पंडित जी ने कहा बस हाँ वही यही है कारण इसका, और जैसा मैंने कहा अब तुम्हें वही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है तुम्हारे बेटे का। तो पंडित जी से कहते हैं अनुज के फादर कि जैसा आप कहो पंडित जी वैसा करूँगा, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। तो पंडित जी कहते हैं कि देखो तरीका तो ये होना चाहिए कि मैं जो चीज़ तुम्हारे बेटे के पैर में पड़ी, चाहे वो नींबू था चाहे वो कोई भी चीज़ थी, तुम्हारे बेटे के पैर में पड़ी, वही चीज़ मैं दोबारा पढ़ करके और सड़क पर डाल दूँ, किसी और के पैर पे पड़ेगी, तुम्हारे बेटे के ऊपर से बला चली जाएगी, उस पर चली जाएगी, तुम्हारे बेटे से निकल जाएगी दूसरे व्यक्ति पे चली जाएगी, ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो फंस जाएगा, तो इससे अंत तो होगा नहीं इस चीज़ का। तो अनुज के फादर कहते हैं तो बताओ पंडित जी क्या करा जाए जो बेटे के शरीर से भी निकल जाए मेरे, और किसी और को भी परेशानी ना हो। तो पंडित जी कहते हैं देखो एक इंतज़ाम करना पड़ेगा तुम्हें मेरे कहने से। तो अनुज के फादर पूछते हैं बोले क्या करना पड़ेगा बताओ। तो पंडित जी बताते हैं अनुज के फादर को कि देखो तुम्हें कम से कम नहीं तो 50 से 60 बकरों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, जिन्हें मतलब कि हलाल करने वाला हिसाब हो, जिन्हें मार सको तुरंत। 50 से 60 बकरे अपने साथ लाना, और जिसमें से एक तो तुम्हें मारना ही मारना पड़ेगा। अगर तुम्हारे बेटे का नसीब अच्छा हुआ तो ज़रूर तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तो पंडित जी इससे पूछते हैं अनुज के फादर कि मतलब इससे होगा क्या। तो अनुज के फादर से पंडित जी कहते हैं बोले वो तुम छोड़ो, क्या होगा तुम बस इंतज़ाम करो जो जो मैं कह रहा हूँ।
तो पंडित अनुज के फादर कहते हैं, बोले ठीक है जैसा आप कहो। तो क्या होता है, उसके बाद में जो अनुज के फादर हैं वो 50 से 60 बकरों का इंतज़ाम करते हैं, जिनमें से ये था जिन बकरों का कि वो कभी भी मार दें अगर किसी को भी तो कोई बात नहीं हो। जो मालिक था उससे कह दी थी कि बोले भाई अगर इसमें से कोई भी एक मर जाए तो कुछ कहना मत ही, पैसे जितने हो मुझसे ले लेना उसके। तो वो मालिक भी मान जाता है अनुज के फादर से। तो क्या होता है, तो पंडित जी क्या करते हैं, वो जो चीज़ थी जो पढ़ के अनुज के अंदर डाली गई थी उसी चीज़ को दोबारा तैयार करते हैं। उस चीज़ को पढ़ते हैं अनुज के ऊपर। अनुज से सारी जितनी भी बुरी बलाएं थी, जो भी चीज़ उस पर थी, उसे निकाल करके वो जो उन्होंने चीज़ बनाई थी जिसमें सारी चीज़ों को समाना था, सारी बुरी बलाओं को समाना था, वो तैयार करी उन्होंने। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप नींबू मान लीजिए, नींबू में उन्होंने सारी चीज़ें, वो जो बुरी बलाएँ थी अनुज के ऊपर, उसे सबको नींबू के अंदर समा दिया। उसके बाद में पंडित जी ने कही, बोले अब मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ। सड़क पे एक जगह बनाई थी उन्होंने अपनी, उन्होंने कही पंडित जी ने अनुज के फादर से, देखो मैं इसे नींबू को ही मान लीजिए, बोले नींबू को मैं यहाँ रख रहा हूँ, अगर तुम्हारे जितने भी ये बकरे हैं इन्हें सबको यहाँ से गुजारना इसके ऊपर से, अगर इसमें से किसी का भी एक का पैर पड़ गया तो तुम्हें उस बकरे को मारना पड़ेगा। और पहली बात, अगर किसी का पैर नहीं पड़ा, किसी भी बकरे का अगर इस पर पैर नहीं पड़ा तो फिर तुम्हारे बेटे को कोई नहीं बचा सकता, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारे बेटे को बचाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा उसके बाद में। तो पंडित जी से कहते हैं अनुज के फादर के, अरे पंडित जी ऐसा मत कहो, मेरे बेटे को बचाओ किसी तरीके से। तो पंडित जी कहते हैं, बोले बस यही आखिरी उम्मीद है तुम्हारी, इसी से ठीक हो सकता है, वरना कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे बेटे का, क्योंकि बहुत समय हो गया, बहुत देर हो गई तुम्हारे बेटे को। तो क्या करते हैं, अनुज के फादर जैसा पंडित जी ने कही थी वैसा करते हैं। अनुज के फादर जहाँ नींबू को रखने को कही थी पंडित जी ने, वहाँ रख देते हैं और उस पे जितने भी बकरे थे उसके आसपास सबको चलाते हैं एक साथ कि किसी का पैर पड़ जाए। यकीन मानिए आप इस किस्से में, उसमें से जितने भी वो थे बकरे, उनमें से आखिरी के 5 बकरे जो थे उनमें से किसी एक का पैर पड़ा था उस नींबू पे, या नींबू या जो भी चीज़ थी, उस चीज़ का नहीं पता मुझे एग्जैक्ट, वो जो चीज़ थी उसके ऊपर आखिरी के जो 5 बकरे थे उनमें से किसी एक का पैर पड़ा था। अगर किसी का भी पैर नहीं पड़ता तो शायद आज अनुज जीवित ही नहीं होता। तो क्या हुआ इस किस्से में, उन 5 में से किसी एक बकरे का पैर पड़ा। उसके बाद में पंडित जी ने कही, बोले अब इसे बलि के लिए दे दो, और उसकी बलि हो गई जो बकरा था, और उसका जितना भी था, जो भी पंडित जी को करना था, उन्होंने वो सारा क्रियाक्रम उसका करा और उस बकरे की बलि दी। और उसके बाद जा कर के अनुज ठीक हुआ, वरना अनुज शायद आज जीवित नहीं होता, इतनी बुरी हालत हो गई थी उसकी। इस बीच में ये भी हो गया था कि अनुज इतना दुबला हो गया था जैसे अपने फुल वेट का हाफ, इतना पतला हो गया था अनुज इन चीज़ों के चंगुल में आने से। खैर एक बात और मैं बता दूं आपको इस पूरे किस्से में, कि ये जो अनुज ठीक हुआ, मैंने आपको बताया ही है कि ये सात्विक पूजा के जरिए नहीं हुआ ठीक, ये एक तरीके से तांत्रिक विधि के जरिए ही ठीक हो पाया। और इस पूरे घटना के बाद जब अनुज से पूछा गया कि तुम्हें कैसा लगा, जब तुम्हें, इसकी फैमिली ने पूछा अनुज से कि बेटा तुम्हें कैसा लगा, कि जब तुम मतलब तुम्हारा शरीर कोई यूज़ कर रहा था तो तुम्हें क्या लग रहा था, होश था नहीं था उस समय। तो अनुज ने बताया कि मुझे उस दिन से होश नहीं था जब मैं वहाँ उस फला डेट पे खाना आया था घर में, मतलब कि जिस दिन अनुज ने बहुत सारा खाना खाया था आते ही, उस दिन के बाद उस दिन से अनुज को होश नहीं था। उसे ये तो था कि मैंने घर पे आके खाना खाया, लेकिन कितना खाया या कुछ उसके बाद में क्या हुआ इसका कोई भी होश नहीं था। उस दिन के बाद से अनुज का शरीर एक तरीके से आत्मा ही यूज़ कर रही थी, और अनुज को उस समय उसके बाद में ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अपने साथ अंधेरों की तरफ लेके जा रहा हो। इस बीच में अनुज को ऐसा ही फील होने लगा था, क्योंकि एक्चुअल में अनुज की आत्मा को एक तरीके से वो आत्माएं अंधेरों में लेके जा रही थी ताकि वो अपने शरीर में दोबारा नहीं लौट सके अनुज, और अनुज के शरीर को वो आत्माएं हमेशा के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करती रहें। खैर इस चीज़ के साथ तो ये किस्सा आज का ख़त्म होता है, लेकिन एक बात और इस किस्से से आपको शायद सीखने मिली होगी या समझ में आई होगी। अगर आप इस चीज़ को अपने लाइफ में भी ध्यान रखेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, कि जब अनुज पहली बार घर में आया
तो एकदम से इन्होंने बहुत सारा खाना खाया था और आते ही खाना मांगा था। मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कहानी के किस्से में। तो यही हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुसार भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से अचानक से थका हारा आए और आते ही तुमसे या खाना मांगने लगे कि मुझे भूख लग रही है, खाना लगा दो फटाफट, बहुत तेज भूख लग रही है, तो कभी भी उसे तुरंत खाना नहीं देना चाहिए। आधे या 1 घंटे रुक करके उसे खाना देना चाहिए। ये चीज़ हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताई जाती है और इसका ध्यान नहीं रखा अनुज की फैमिली ने। इसके कारण अनुज की इतनी बुरी हालत हो गई और वो फंस गया। ये चीज़ इस कहानी से शायद आपको भी सीखने मिलती है। और मेरा कहना ये है कि आप आज से इस किस्से को अगर सुन रहे हैं तो इसके बाद में आज से आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि कभी भी आते ही आपसे कोई खाना मांगे तो तुरंत उसे खाना नहीं देना। आधे या 1 घंटे रुक करके आप उसे खाना खिलाइएगा तो ही बेहतर होगा। खैर, इसी बात के साथ आज की इस किस्से को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये किस्सा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप ऐसी स्टोरीज और भी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो मैं शॉर्ट्स में हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी ज़रूर जा कर के वॉच कर सकते हैं, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना कीमती समय देने के लिए हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद।